आपका हमारे यूट्यूब चैनल द हिंदू एडिटोरियल इन हिंदी। तो फ्रेंड्स, आज है 1 फरवरी 2021 और आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में जो भी आर्टिकल्स आए होंगे हमने डिस्कस करेंगे और ये देखेंगे कि हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या इंपॉर्टेंट है और क्या हमें देख के चलना चाहिए आगे के लिए कि किस तरह से हमारी तैयारी अच्छी हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जो पहला आर्टिकल आया है ये है द महात्मा एंड द एम्पावरमेंट ऑफ द अदर। तो मैं आपको इसका ओवरव्यू दे देता हूँ। देखिए, जो महात्मा गांधी थे वो हमेशा से जो मानवीय मूल्य थे वो उनको सबसे ऊपर रखते थे। मानवीय मूल्यों को, मानवाधिकारों को सर्वोपरि रखते थे। उनका कहना था कि एक सशक्त देश का निर्माण तभी हो सकता है जब देश का अंतिम व्यक्ति हो जो सशक्त हो। तो यहाँ पे उन्होंने यही बताया कि मतलब हमें किस तरह से क्या करना चाहिए अपने मूल्यों को लेकर के, और क्या समाज, जो सोसाइटी के जो दलित वर्ग, जो भी वंचित वर्ग है, उनके उत्थान के लिए हमें क्या करना चाहिए, सरकार को क्या योजनाएं बनानी चाहिए, सरकार को किस तरह कार्य करना चाहिए। तो ये देखिए, आपका जो जीएस का 4th पेपर है, अगर आप यूपीएससी, आप यूपी पीसीएस दे रहे हो, जो एथिक्स वाला पार्ट है उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। हर जो आपके आइडियल होंगे उनके बारे में आपको, या महात्मा गांधी के रिलेटेड आपके फर्स्ट पेपर में भी बहुत सारे, और हिस्ट्री से रिलेटेड बहुत सारे पॉइंट्स हैं इनके। तो आपको क्या करना है कि महात्मा गांधी के बारे में जो अच्छी बुक आपको लगे, जो उनको लिखी गई है उनके बारे में सब कुछ, वो आप क्या करो, खाली टाइम में पढ़ते रहो। तो उससे क्या होगा, आपका जो इन सब चीज़ों, जो इस टाइप के क्वेश्चन है उसमें कॉन्सेप्ट बनेगा, प्लस आपको आपके जो लाइफ स्टाइल है उसको भी कहीं न कहीं इफेक्ट करेगा। तो इसमें यही बताया गया है कि एम्पावरमेंट को लेकर ये बहुत ज़्यादा फोकस करते थे, क्योंकि जब ये आए थे इंडिया में वहाँ से, अफ्रीका से, तो वहाँ पे क्या हालात थे, उन्होंने इंडिया में जब वहाँ से भी ये झेल के आए, फिर इंडिया में आए, इन्होंने हालात देखे सब। और यहाँ की सोसाइटी पहले से ही उस टाइप की थी कि मतलब जो गरीब थे, जो वंचित थे, उनका शोषण बहुत, मतलब हर तरीके से उनका शोषण किया जाता था, चाहे मानसिक हो, शारीरिक हो, आर्थिक हो, हर स्तर पर उनका शोषण किया जाता था। तो इसी को लेकर के उन्होंने अपने विचार रखे। जो विचार अभी 30 जनवरी को उनकी डेथ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की जाती है। तो राइटर यही बोल रहे हैं कि जो डेथ एनिवर्सरी की तरह इसे सेलिब्रेट न करें, जो उनके विचार हैं उनको अपने सोसाइटी में, अपने अंदर उनके विचारों को ग्रहण करें और देखें कि हमें आगे अपने मानवीय मूल्यों को बनाए रखने के लिए क्या क्या कार्य करने चाहिए। और दूसरा जो हमारा आर्टिकल आया है ये ग्रोथ विथ इनइक्वलिटी। अभी आपने देखा है इनइक्वलिटी बहुत ज़्यादा चर्चा में चल रहा है। तो आप क्या करिएगा, जो आपके मौलिक अधिकार, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, उनको अच्छे से देख लीजिएगा एग्जाम में, क्योंकि देखिए ये करंट का जो पोर्शन होता है ये इसी से स्टैटिक जो चल रहा है न्यूज़ में उससे रिलेटेड स्टैटिक पोर्शन ये पूछते हैं, चाहे यूपीएससी हो चाहे पीसीएस हो। तो आप ये करिएगा कि जो इनइक्वलिटी, जो इक्वलिटी वाले राइट हैं उनको देख लीजिएगा ध्यान से। प्लस इसके बाद हमारी जो अभी जितनी रिपोर्ट्स आती हैं, जैसे अभी मैंने 2-3 दिन पहले डिस्कस किया था आपको, ऑक्सफैम इंटरनेशनल की जो ऑक्सफैम वायरस रिपोर्ट थी, उसमें भी इनइक्वलिटी को लेकर के बहुत सारे पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए थे आपके। तो आप ये सब तैयार कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए यही बताया गया है कि जो अभी इकोनॉमिक सर्वे आया है, तो गवर्नमेंट हमेशा उसमें बढ़ाई ही करेगी, क्योंकि वो बताएगी कि हमने ये कार्य किया है, इससे ये हुआ वो हुआ, लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ। देखिए, मैंने कल ही आपको बताया कि मनरेगा में बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया, मतलब 50%, 53% लोगों ने पिछले साल के मुकाबले अधिक मनरेगा में अप्लाई किया है। अभी एक उड़ीसा में फुटेज आई थी जहाँ पे एक बीटेक की लड़की मनरेगा में काम कर रही थी, तो उसका अलग था, वो तो अपने फीस के लिए कुछ, उसमें मतलब कई सारे पीएचडी होल्डर्स जो हैं वहाँ उन्होंने सफाई कर्मी तक के फॉर्म भरे हैं। तो ये देखिए आप, जो आर्थिक समीक्षा, जो अभी आज बजट भी आने वाला है, तो बजट में देखेंगे क्या क्या प्रावधान है। सबसे ज़्यादा जो मेन मुद्दा है वो है एमएसपी को लेकर के, किसान और सरकार के बीच में जो टकराव था उससे रिलेटेड भी एक आर्टिकल आया है, तो वो मैं डिस्कस करूंगा। इस आर्टिकल का ओवरव्यू बस यही है कि गवर्नमेंट अपने बढ़ाई कर रही है, लेकिन जो जमीनी स्तर पे क्या है कि मतलब कोविड-19 ने किस तरह से लोगों को, कितनों की नौकरी चली गई, कितने भूखे मर गए, और कितने के पास जो हेल्थ से, जैसे कोई गर्भवती महिला थी उसका इलाज नहीं मिल पाया, उसकी मौत हो गई। प्लस इसके बाद हर महिलाओं के खिलाफ जो घरेलू हिंसा हुई, प्लस हर एक चीज़, अगर आप देखिए, मैं आपको एक सीधी सी बात बता दूं, आप जब भी किसी चीज़ का एनालिसिस करें या अवलोकन या विश्लेषण करें, तो आप एक चीज़, मतलब एक बात दिमाग में हमेशा रखिए कि आपको उस चीज़ की एनालिसिस जो करनी है वो भौगोलिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो, प्लस सामाजिक हो। तो जब आप इन चारों पॉइंट को कवर करोगे तो आपका सब कुछ कवर हो जाएगा उसमें। आप भौगोलिक ले लो, ये जो इकोनॉमिक सर्वे मान रहा है, भौगोलिक स्तर पे क्या क्या इन्होंने किया,
प्लस इसके बाद राजनीतिक स्तर पे, प्लस आर्थिक स्तर पे क्या क्या, ये तो बजट तो वैसे आर्थिक मतलब कोई भी योजना है और कुछ भी आप उसका इन चारों पैरामीटर पे एनालिसिस करो, भौगोलिक, राजनीतिक, आर्थिक और क्या सामाजिक। सामाजिक के अंदर आपका बहुत कुछ है, जैसे धार्मिक आ गई, धार्मिक व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था, हेल्थ जो स्वास्थ्य व्यवस्था है, सब कुछ व्यवस्था इसमें आ जाती है। तो आप इनका जब अच्छे से एनालिसिस करोगे तो आप एक कंप्लीट आर्टिकल का ओवरव्यू देख पाओगे। तो मेरे कहने का मतलब बस यही है। जो हमें डिस्कस करना है वो है द फॉर्म लॉज नीड पॉलिटिकल रिजोल्यूशन। मतलब राइटर यहाँ पे देखिए, अभी मैं आपको बता दूं कि जो किसान है प्रोटेस्ट कर रहे हैं दिल्ली में, तो उनका जो विरोध करने का जो मुद्दा है वो ये बोल रहे हैं कि ये तीनों जो कृषि बिल आए हैं इनको वापस ले सरकार। दूसरी बात, एमएसपी को गारंटी दे, एमएसपी लगातार मतलब रेगुलर करे। तो देखिए यहाँ पे इस किसानों का बोलना सही है। एमएसपी जैसे आज आपकी प्रेजेंट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट में बीजेपी है, अगर मान लो अगली बार कांग्रेस आती है तो क्या गारंटी है कि वो एमएसपी को लगातार रखे। देखिए मैं आपको सीधे मतलब नॉर्मल लैंग्वेज समझाता हूँ, एमएसपी से देखिए क्या फ़ायदा है क्या नहीं है। मान लो आप किसान हो, सरकार ने बीजेपी अभी तुरंत में एमएसपी दे रही है, मान लो 2000 रुपये एमएसपी दे रही है पर कुंटल धान पे। अब यहाँ पे क्या है कि अब किसान क्या सोचता है, हाँ कि मतलब चलो ये एमएसपी दे रहे हैं तो मेरे पास मान लो 10 बीघे खेत है, मैं एक बीघे में अगर 15 कुंटल धान काटता हूँ, 15 कुंटल मेरे एक बीघे में धान होता है, तो मुझे 150 कुंटल धान हो जाएगा। 150 कुंटल धान का मेरा हो गया, ये 3 लाख रुपए मेरे हो गए। अब ये 3 लाख रुपए लेके बहुत खुश है, मतलब ये सोच रहा है 3 लाख रुपए हो गए, चलो मैं क्या करता हूँ, एक ट्रैक्टर फाइनेंस करा लेता हूँ, मैं ट्रैक्टर खरीद लेता हूँ। तो उसने क्या किया कि 1 लाख रुपए घर से लगाया, 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए, 4 लाख रुपए का जो भी ट्रैक्टर, मान लो 5 लाख का ट्रैक्टर है, उसने 1 लाख रुपए घर से अपने से लगा करके 4 लाख लोन पे ट्रैक्टर ले लिया। अब तब तक क्या हुआ कि अगली बार इलेक्शन था, उसने उस पर ध्यान नहीं दिया, इलेक्शन आया, गवर्नमेंट पलट गई, उसने एमएसपी देना बंद कर दिया। ये किसके अंतर्गत कर दिया, एपीएमसी के अंतर्गत, मतलब एमएसपी बंद करके एपीएमसी को दे दिया। अब यहाँ पे क्या हुआ, अब एमएसपी उनको मिला नहीं, बिचौलिए आ गए ढेर सारे, उन्होंने पैसे खा गए सब कुछ, किसान कहाँ लॉस में चला गया। तो किसान तो लॉस में गया है, उसकी व्यवस्था जर्जर हो जाएगी, घर के बच्चे की पढ़ाई लिखाई, खाना पीना सब कुछ नुकसान होगा। प्लस जो उसने बैंक से लोन ले रखा है 4 लाख ट्रैक्टर का, वो तो बढ़ता जाएगा लोन ना इंटरेस्ट के साथ, तो वो क्या बनेगा, वो बन जाएगा एनपीए। अब वो एनपीए बन गया तो उससे बैंक को भी दिक्कत हुई, बैंक की बैलेंस शीट खराब हो गई, तो बैंक जो इन्वेस्टमेंट करने से डरेगा। दूसरी बात जो बोलते हो एफडीआई, विदेशी निवेश, वो क्या कर चेक करते हैं, वो चेक करेंगे आपके जो बैंक हैं जो इन्वेस्ट करते हैं उनकी बैलेंस शीट चेक करेंगे, अरे ये तो एनपीए है यहाँ पे, वो देखें एनपीए बन रहा है ज़्यादा यहाँ पे, तो वो क्या करें, इन्वेस्टमेंट बंद करेंगे। इन्वेस्टमेंट बंद होगा, निवेश, तो रोजगार नहीं क्रिएट होंगे, लोगों को पास पैसा नहीं आएगा। तो ये देखिए ये चक्र पूरा जुड़ा हुआ है। तो सरकार को सब कुछ सोच के चलना चाहिए, एमएसपी को इनको गारंटी दे देनी चाहिए जिससे किसान अच्छे से खेती कर सके। अब जब खेती अच्छा पैसा होगा तो वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पाएगा, अच्छे स्कूलों में दाखिला दिलवाएगा, प्लस इसके बाद उसके घर की व्यवस्था रहेगी, पोषण उसका अच्छा रहेगा। तो ये सब चीज़ें हैं जो एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। तो यहाँ पे राइटर यही बोल रहे हैं कि जो फॉर्म है, जो फॉर्म लॉज अभी लाए गवर्नमेंट ने, उसको लेकर के सरकार को किसानों से बातचीत करनी चाहिए, और जो अभी बजट आ रहा है उसमें भी विशेष प्रावधान लाने चाहिए। तो सरकार को इस तरह से अपने कदम उठाने चाहिए जिससे न सरकार के और जो किसान है उनके बीच में कोई अविश्वास वाली बात न रहे। मतलब देखो, जब सरकार है, आप कल्याणकारी राज्य हो, ऐसा तो नहीं है कि आप मतलब कि बस विकास पे फोकस कर, आपको कल्याण भी तो करना है जनता का। लोकतंत्र का मतलब क्या है, जनता का कल्याण। तो आपको जनता का कल्याण करना है, और सबसे बड़ा वर्ग जनता का कहाँ है, कृषि क्षेत्र में। तो इसलिए आपको सब कुछ सोच समझ के, संविधान क्या बोलता है कि अधिक से अधिक लोगों का कल्याण करना, हमारा संविधान यही बोलता है। लेकिन यहाँ पे सरकार जिस तरह के स्टेप ले रही है, और किसान भी अभी 26 जनवरी को जो विद्रोह एक तरीके से बहुत भयंकर हो गया था, लाल किले तक किसान पहुँच गए, तो उसमें भी देखिए बहुत तरह के फैक्टर्स हैं जिसमें कि कई पॉलिटिकल पार्टीज इन्वॉल्व हो सकती हैं, या कई मीडिया के लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं, या इसे हाईलाइट किया गया कि किसानों का विरोध इससे दब जाए। आप खुद सोचिए, 2 महीने से किसान वहाँ प्रोटेस्ट कर रहा है, 2 महीने के बाद एक बैग एक दिन उग्र हो जाता है और लाल किले तक पहुँच जाता है। ये पॉसिबल ही नहीं है। जब उनके अंदर इतना धैर्य है कि वो 2 महीने तक वहाँ बैठ सकते हैं इतनी भयंकर ठंडी में, तो क्यों वो ऐसा करेंगे। उन्हें तो अपनी बात मनवाने, शांतिपूर्ण तरीके से वो विरोध कर रहे हैं। तो यहाँ पे कई सारे फैक्टर्स हैं, चलिए इसे देखते हैं।
तो यहाँ पे जो है सरकार और किसान के बीच किसान बिल को लेकर विवाद ने 26 जनवरी के बाद हुए ट्रैक्टर परेड के दौरान विवाद ने अलग रुख ले लिया है। यह निश्चित नहीं हो पा रहा है कि 2 महीने से चल रहे शांतिपूर्ण विरोध ने एक आक्रामक रूप कैसे धारण कर लिया। संघ नेतृत्व के साथ साथ पुलिस प्रशासन ने भी यह बताया कि पुलिस की योजनाओं की जानकारी थी और उसने परेड को मंजूरी दी थी। देखिए, जब सुप्रीम कोर्ट के पास किसान गए, मतलब कि हमें 26 जनवरी को परेड करनी है, तो सुप्रीम कोर्ट ने किसे टरका दिया? ये टरका दिया मुद्दा पुलिस को। और पुलिस किसके अंडर में? वहाँ है होम मिनिस्ट्री के अंदर में, गृह मंत्रालय के अंतर्गत दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो फिर इसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, 26 जनवरी को परेड के समय बहुत ज़्यादा 3 रास्ते दिए गए उन्हें प्रवेश करने के, जहाँ पे गाजीपुर बॉर्डर से जो यूपी से लगता है, वहाँ पे किसानों ने बहुत ज़्यादा वहाँ बवाल हुआ। इसके बाद कई पुलिस वाले घायल, कई किसान घायल हुए। फिर इसके बाद कई लोगों के कुछ अराजक तत्व उसमें आ गए जिन्होंने ऐसी हरकतें की। तो चलिए हम लोग अपना आर्टिकल देखते हैं। शैडो ऑफ मिसट्रस्ट। सरकार को अपनी प्रशासनिक चूक को सुनिश्चित करके उन असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए जिन्होंने दोनों तरफ के विश्वास को कमजोर किया है। मीडिया के एक सेक्शन और राजनीतिक पार्टी का तिरस्कार करना चाहिए जिन्होंने इस 2 महीने के शांतिपूर्ण विरोध को विघातक बना दिया। देखिए, यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं इनको बस मौका चाहिए कहाँ पे अपनी रोटी सेकनी है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, जनता मतलब कुछ अराजक तत्व भी घुस गए जिन्होंने इस तरह के बवाल किए। प्लस कोई भी मुद्दा होता है इसमें घुस के अपनी वोटर्स जो हैं, हम किस तरह से इनको अपने फेवर में कर लें, किसी भी गवर्नमेंट की बुराई करें, कुछ भी करके अपने फेवर में कर लें। तो ये सबसे, और कुछ जो टीआरपी के लिए जो न्यूज़ चैनल्स हैं, अब बड़े बड़े भी हैं छोटे भी हैं, उसमें वो इस मुद्दे को इतना हाईलाइट करते हैं क्योंकि टीआरपी बढ़े। तो इस तरह से वो होता है, जो एक चक्र है इनका चलता रहता है। इसी में जो बेचारे किसान हैं वो पिसे, कितने किसान पिटाए, एक की हत्या हो, उसमें वो घायल होकर मर गया, ट्रैक्टर पलट गया। तो इस तरह से हरकतें हुई हैं। मीडिया के एक सेक्शन और राजनीतिक पार्टी का तिरस्कार करना चाहिए जिन्होंने इस 2 महीने के शांतिपूर्ण विरोध को विघातक बना दिया। दिल्ली की सीमा पर किसान प्रतिनिधि केवल एमएसपी को गारंटी को बनाने के लिए ही सीमित नहीं थे। संसद के मानसून सत्र में पास हुए 3 कानूनों को भी वापस करने की मांग कर रहे हैं। पहला है किसान व्यापार और वाणिज्य अधिनियम 2020, किसान मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा अधिनियम 2020, आवश्यक वस्तु अधिनियम 2020। देखिए, यहाँ पे किसान जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके कहने का मतलब भी सही है। मान लो आज के समय में आप प्राइवेट को लेके आते हो, यहाँ पे प्राइवेट आ गई, आपने कोई उसके ऊपर रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं बनाई है, कुछ भी नहीं किया। प्राइवेट आई, मान लो पहले साल उसने, मान लो सरकार 2000 का एमएसपी दे रही है, उन्होंने मान लो बढ़ा के खरीद कर ली, वो 2200 में खरीद रहे हैं। फिर इसके बाद आपको क्या लगता है कि वो जो निजी क्षेत्र है, प्राइवेट सेक्टर, वो हमेशा प्रॉफिट का काम करता है। तो वो पहले साल मान लो 2200 दिया, सब किसान खुश है, सब लोग खुश हैं। 2-4 साल, 5 साल, 6 साल, फिर वो धीरे धीरे कम करते जाएंगे। धीरे धीरे कम करते करते वो 1400, 1500 ऐसे, मतलब मैं बता रहा हूँ एक तरह से उदाहरण, वो कम करते 1000 तक आ जाएंगे। किसान यही सोच के प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि आप वहाँ पे एक रेगुलेटर अथॉरिटी बनाओ, जो गवर्नमेंट वहाँ काम करे और वो इनको देखे, इनको क्या करे, रेगुलेट करे। ये जो निजी क्षेत्र हैं कि आपको रेगुलेट करना, इसलिए वो बोल रहे हैं कि एमएसपी दो हमें, ताकि जो ये अधिनियम आप लगा रहे हो इस पे हमें सुरक्षा मिल सके कि हाँ, इसके नीचे हमें खरीदना नहीं है। ये कृषि लागत एवं मूल्य आयोग जो था उसकी सिफारिश पे एमएसपी लाई गई। तो ये जो है, इसे कानून बना दो आप ना एमएसपी को। अगर पता चले नेक्स्ट अगली गवर्नमेंट आ गई, कुछ राज्यों में एमएसपी दिया नहीं जाता क्योंकि वहाँ पे अलग पॉलिटिकल पार्टी की सरकार है। तो यहाँ पे जो संघ राज्य का जो मुद्दा है ये भी बहुत बड़ा है, क्योंकि यहाँ पे कुछ राज्यों में इनकी सरकारें हैं तो वहाँ पे अच्छा काम करते हैं, जहाँ सरकारें नहीं वो सरकार इनके विरोध में काम करती हैं। तो इस तरह की हरकतें हैं। एरोजनेंस ऑफ एंगर। एक यह धारणा बनाएगी कि आंदोलनकारी किसान केवल पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के किसानों के हित का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस मुद्दे पर देश के कई राज्यों में प्रतिनिधित्व देखने को मिला जहां किसानों का बड़ा जमावड़ा शांतिपूर्ण तरीकों से विरोध कर रहा है। देखिए, यहाँ पे ये भी बात फैलाएगी कि क्या पूरे देश के किसान नहीं हैं, बस उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा के, उत्तर प्रदेश में पश्चिमी भाग जो है उत्तर प्रदेश का, ये लोग हैं। तो इस तरह से जो ये हरकतें हो रही हैं कि मतलब आप देखो, वो किसानों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वो जागरूक है अपने अधिकारों को लेकर के। हाँ, इन्हें दिक्कत है। कुछ देश में जो किसान हैं वो सबसे ज़्यादा छोटी जोत के किसान हैं, वो पढ़े लिखे हैं नहीं, उन्हें उतने आइडिया नहीं है कि क्या किस तरह से कार्य करना चाहिए, क्या इससे फ़ायदा है, क्या हमें नुकसान है। तो जो पढ़े लिखे किसान हैं, जो आगे हैं, जिनके पास बड़ी खेती है, वो उस खेती से वो आगे फल फूल रहे हैं, मतलब पढ़ लिख रहे हैं, उनके पास वो बेच रहे हैं, अच्छे प्रॉफिट आ रहे हैं उनको, तो उनके घर के बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, खुद ही पढ़े लिखे हुए हैं। और जो किसान बेचारा
छोटा सा उसका खेत है, उससे भी उसके घर के खाने की पूर्ति नहीं हो पाती, वो खाना उस उतना अनाज नहीं पैदा होता जिससे वो खा सके, तो वो किसान कहाँ से पढ़ाएगा लिखाएगा? तो उसके बच्चे वैसे भी पढ़ेंगे लिखेंगे, उनकी जानकारी नहीं होगी। कम से कम यहाँ जो इस क्षेत्र के किसान है वो पढ़े लिखे हैं, तो वो अपने अधिकारों की वहाँ पे मांग करते हैं। लेकिन कुछ रूमर्स ऐसे फैलाए गए कि यही किसान है क्या, देश के और किसान नहीं है? अरे और किसान तो भैया उनको खाने को नहीं है, पीने को नहीं है, तो कहाँ से प्रोटेस्ट करेंगे? और इनके पास है तो वो अपने अधिकारों के लिए और पूरे देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वहाँ पे जाके। देश के कई राज्य ऐसे हैं जहाँ एमएसपी लागू है, तथा कई ऐसे जहाँ एपीएमसी लागू है। देखिए एपीएमसी जो है वो 2003 में अधिनियम बनाया गया, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मार्केटिंग कमेटी। तो इसमें ये दिक्कत है, सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, नॉर्मल इसका व्यू देता हूँ। राज्य सरकारें जो हैं वो अपने अंदर एपीएमसी का निर्माण करती हैं। तो यहाँ पे जो एपीएमसी मार्केट होता है, यहाँ पे क्या होता है कि ये कुछ व्यापारी वर्ग होता है, इसमें कुछ सेठ होते हैं, कुछ किसान वर्ग होता है, सरकार के भी कुछ होते हैं बंदे। तो ये लोग क्या करते हैं, किसानों से खरीद करते हैं, और ये जो खरीद करते हैं इसमें कई सारे बिचौलिए आ जाते हैं, जिसकी वजह से किसान को उसका रेट नहीं मिल पाता, और उपभोक्ता तक जो कंज्यूमर है उनके तक पहुंचने में किसान का प्रोडक्ट वो महंगा हो जाता है। उधर किसान को भी घाटा होता है, बिचौलिए की वजह से बहुत कम रेट मिलता था, प्लस इसके बाद जो जो उपभोक्ता था उसको भी बहुत महंगा मिलता था, और जो मजा ले रहे थे वो कौन ले रहे थे, वो बिचौलिए ले रहे थे। तो इसके बाद इसे संशोधन किया गया 2017 में, एपीएमसीएल लाया गया। तो वहाँ उसके बाद उन्होंने 2016 में ई नैम लाया। ई नैम क्या था, इलेक्ट्रॉनिक नॉन नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, राष्ट्रीय कृषि बाजार था 2016 में। राष्ट्रीय कृषि बाजार जो था इसका क्या करना था, ये जितने राज्य में एपीएमसी थे उनको क्या करना था, जोड़ देना था। तो ये सब इन्होंने सब कुछ किया, लेकिन उसका फ़ायदा कहीं देखने को नहीं मिला। किसान वैसे कि वैसे हालत में है, बदतर स्थिति में जा रहा है। प्लस इसके बाद भारत का मानसून भी देखते ही हैं आप किस तरह से, सब यहाँ मानसून के ऊपर खेती डिपेंड है। कई गाँव में नहरें तक नहीं पहुँच पाई, नहर है तो नहर में पानी नहीं है, समय से नहीं आता है, जिसकी वजह से फसल खराब होती है किसानों की। कितनी बोरिंग करा के आप बोलते हो जल दोहन भी नहीं करना है हमें, दूसरी बात नहर में पानी दो, किसान क्या करेगा? तो ये सब प्रॉब्लम्स है जिनका सोल्यूशन एमएसपी को अगर आप गारंटी दे दो, इसे नियम कानून बना दो, तब किसान के लिए बहुत ही अच्छा है, और देश की जो अर्थव्यवस्था है उसके लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि हमारे देश की 70 से 75% जनसंख्या इसी क्षेत्र में है। किसान किसानों का डर सही है, निजी क्षेत्र इसमें आ जाएगा और राज्य पीछे हो जाएगा इन तीनों अधिनियमों से। ये मैंने बात जो आपको बताई है वही है कि मोनोपोली क्रिएट कर देगा, जो क्या है ये निजी क्षेत्र जो है। मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से जियो, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, आप उसको मत वो करिए, एग्जांपल के तौर पे समझिए। जियो आया 2016 में, इन्होंने क्या किया, पहले फ्री में डेटा देना शुरू किया, सिम देते थे और डेटा जितना मन उतना यूज़ करो। फिर देखिए किस तरह से इन्होंने बनाया मार्केट, फिर इसके बाद ये कुछ पैसा चार्ज करने लगे। आज आपको 400 रुपये में 56 दिन के लिए 1.5 GB दिया जाता है। पहले कहाँ शुरू किया था इन्होंने, 1.5 GB से। और इन्होंने दूसरी कंपनी तो और लूट रही थी। तो इस तरह से मोनोपोली बनाते हैं, पहले आपको सब कुछ फ्री में देंगे, फिर धीरे धीरे उसका चार्ज करेंगे, चार्ज करते 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 बढ़ाते 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 इतना कर देंगे कि आदमी जो होता है उसी का आदी हो जाता है। आप जियो के आदी हो चुके हैं बहुत से लोग जो जियो यूज़ करते होंगे, कि वो अब उन्हें बुरा भी नहीं लगा, वो धीरे धीरे पेमेंट भी कर रहे हो। तो इस तरह से वो जो ह्यूमन ब्रेन है उससे वो खेलते हैं निजी क्षेत्र जो है, और किसान इस बात को समझता है। बिहार एवं अन्य राज्यों में जिस तरीके से एपीएमसी व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया, देखिए बिहार और अन्य राज्यों में जहाँ पे एपीएमसी शुरू की गई थी, वहाँ पे किसानों ने इसके विरोध में प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। यहाँ पे घाटा होने लगा किसानों को, क्योंकि अब हम मान लो लगाते हैं गेहूँ मान लो हमारी लागत कुल आई 1000 रुपये, हमने ट्रैक्टर पे लादा, सब कुछ लेके जाने के हम लेके गए एपीएमसी में बेचने, वहाँ मान लो लागत आई पूरी लेके जाने की घर से। एक बात, पहली बात रोड नहीं अच्छी है बहुत जगह, तो उसको लेके जाने में दिक्कत होती। दूसरी बात एपीएमसी सेंटर, एफसीआई सेंटर दूर हैं घर से, वहाँ तक लेके जाने में समस्या, बहुत समस्याएं हैं। आप खुद सोचो, अगर आप किसान हो गाँव में, आपके पास रोड नहीं है कि आप ढंग से ट्रैक्टर टाली लेके जा सके गेहूँ लाद के, फिर वहाँ पहुँचते हो, फिर वहाँ पे इंतजार करना पड़ता है। आपकी जो लागत आई, वो जो ट्रांसपोर्टेशन है 200-400 रुपये, मान लो 200 रुपये कुंटल है, उसका एक कुंटल का 1200 रेट हो गया, लागत 1000 थी, लेके जाने का 1200 हो गया। अब वहाँ पे पहुँचा, बिचौलिए आ गए, सब कुछ लाइसेंस। एपीएमसी में देखिए सबसे बड़ी खामी ये भी थी कि सरकार लाइसेंस जारी करती थी, और ये लाइसेंस जारी करते थे, लाइसेंस जो पहुँच वाले लोग थे वो ले लेते थे, और वो इसमें पैसा कमाते थे।
1200 रुपये मान लो उसको हम पहुंचा, लागत लग गई। अब वहाँ पे उसे 900 रुपये में आप खरीद रहे हो कि अरे गेहूं में आर्द्रता ज़्यादा है, नमी है, ये है वो है, बता के 900 रुपये में खरीद लिया। तो किसान को पर कुंटल 300 रुपये घाटा हो गया। तो किसान अगली बार कहाँ से फसल लगाएगा, किस तरह से अपने बच्चों को पढ़ाएगा, किस तरह से अपने माँ बाप का स्वास्थ्य को ध्यान में रखेगा, किस तरह से वो खाना खाएगा कि बोलोगे डेटा अच्छा है, पोषण नहीं हो पा रहा है, ये नहीं हो पा रहा है। ये इसी सब की देन है, आपकी कोई पॉलिसी नहीं काम करेगी। इतना बड़ा देश है, इतनी बड़ी जनसंख्या है, इसके लिए आपको ऐसी नीतियाँ बनानी चाहिए जो प्रत्येक आदमी के लिए, जो देश का अंतिम व्यक्ति है वो भी इससे लाभान्वित हो सके। यह व्यवस्था तब और खतरनाक हो जाती है जब अर्थव्यवस्था मंदी के समय गुजर रही हो और किसी क्षेत्र पिछले 6 साल से डाउन चल रहा हो। इस तरह के कानून यही दिखाते हैं कि इस कठिन परिस्थिति में सरकार किसी क्षेत्र को अपना समर्थन देना बंद कर रही है। देखिए अभी कोविड-19 था, वैसे ही सबकी हालत खस्ता हो पड़ी है। असंगठित क्षेत्र में किसान आते हैं, तो इसी समय आप कृषि कानून ला दोगे ऐसा जो किसानों के खिलाफ हो, किसानों की जो रोजमर्रा की जिंदगी है, जो किसान खेती करके कमाता है उसके भी खिलाफ हो, तो क्या किसान ऐसी स्थिति में क्या करेगा, प्रोटेस्ट ही तो करेगा वो। और एग्रेसिव होना मान लो नहीं भी हुआ, हो भी तो सकता है, 2 महीने से बैठा है ठंडी में, एग्रेसिव नहीं होगा वो कि हमारे ऊपर ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है। ये रैली कर रहे हो आप लोग बंगाल में, कहाँ का इलेक्शन देख रहे हो, किसान 2 महीने से टाट पट्टी लगा के गाड़ी में बैठा हुआ है। फ्लॉज इन लेजिस्लेटिंग किसानों और सरकार द्वारा स्थिति को तनावपूर्ण करने से कोई ऐसा रास्ता नहीं दिखता जिससे इस मुद्दे का हल निकाला जा सके। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई किसानों के साथ कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया निकालने में असफल रही। देखिए जो अभी सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई थी उसने भी जा करके वहाँ पे नेगोशिएट नहीं कर पाए किसान से, क्योंकि किसान अड़े हैं कि हमें एमएसपी जो है वो रेगुलर चाहिए। आप इन 3 फॉर्म लॉज जो है, किसान जो कानून बनाए हैं इनको आप वापस करो। और ये शक्ति किसके पास है, संसद द्वारा बनाया गया कानून, संसद द्वारा ही उसका विघटन किया जा सकता है, उसे खत्म किया जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए सुप्रीम कोर्ट का भी रोल बहुत अच्छा नहीं चल रहा है इस समय, जो होना चाहिए उसको, क्योंकि बहुमत की सरकार है और बहुमत की तानाशाही सबसे खतरनाक होती है। और अभी देखिए रंजन गोगोई को जिस तरह से पद दिया गया, जिन्होंने अयोध्या डिस्प्यूट में जो अपना फैसला दिया था, तो यहाँ पे दूसरे जो ये भी सोचते होंगे ना कि सुप्रीम कोर्ट में जज हैं, उसके बाद हमारा क्या होगा, जब हम रिटायर होंगे उसके बाद हम क्या करेंगे। तो इसी लालच में वो जब जज भी पड़ जाते हैं, वो क्या करते हैं, सरकार बहुमत की कुछ कर तो पाएंगे नहीं। दूसरी बात वो क्या कर सोचते हैं, चलो ठीक है हम भी कोई फैसला इनके पक्ष में दे देंगे तो यहाँ से हमें भी कोई पद मिल सकता है। तो इस तरह से सुप्रीम कोर्ट जब न्यायपालिका आपको न्याय के लिए बनाया गया तो आप न्याय करो। आप किसी एक आदमी के लिए रात में 12 बजे 2 बजे कोर्ट खोल सकते हो, लेकिन जो किसान 2 महीने से वहाँ बैठा हुआ है उसके लिए आप एक काम नहीं कर रहे हो। जब किसान एग्रेसिव हो रहा है तो आप कमेटी बना रहे हो, और कमेटी क्या वो बात करेगा, किसान कतई बात नहीं करेगा। सरकार के मंत्री और सर्वोच्च न्यायालय की समिति द्वारा बातचीत और मध्यस्थता की विफलता आंशिक रूप से सरकार की गलत समझ का नतीजा है। ये मुद्दा प्रत्येक राज्य का है, अतः सभी राज्य किसान संघ व केंद्र सरकार को मिलकर कार्य करना चाहिए, जबकि कई राज्यों में अलग अलग पार्टी की सरकारें हैं। देखिए सबसे बड़ा मुद्दा ये भी है कि संघ और राज्य का जुड़ाव। देखिए जब ये सिस्टम चलाना है आपको, इतना बड़ा देश है, इतनी बड़ी जो जनसंख्या है और इतने सारे राज्य हैं, अगर आपको इनको चलाना है तो आपको सबको जोड़ के रखना होगा, और जोड़ के रखने के लिए सबके फायदे नुकसान के बारे में सोच के आपको कानून बनाना चाहिए। नहीं तो ऐसे ही पश्चिम बंगाल में जिस तरह से आप आयुष्मान नहीं लागू कर पाए, उज्ज्वला नहीं लागू कर पाए, तो इस तरह के सिचुएशन आपको बाद में भी देखने को मिल सकती है। लेकिन यह विभिन्न हितधारकों की चिंताओं को ध्यान में रखे बिना महत्वपूर्ण मुद्दों पर कानून बनाने की प्रक्रिया को भी दर्शाता है। इस तरह की विधि का निर्माण जब कोविड-19 की वजह से अर्थव्यवस्था गंभीर अवस्था में हो, लॉकडाउन के कारण क्या यह उचित है। राइटर ये पूछ रहे हैं कि लॉकडाउन के समय जब ये हालत है, देश की इकोनॉमी स्लो डाउन में जा रही है, गरीब आदमी और गरीब हो रहा है, इतनी इंटरनेशनल रिपोर्ट आपने देख ली, तो आप इसके बाद ये कदम कैसे उठा सकते हो। ये एक्सपेरिमेंट करने का समय नहीं है, आपको इन सब चीज़ों को एक सिस्टमेटिक वे में लेकर चलना चाहिए। आप इस समय एक्सपेरिमेंट मत करो। इतना ही नहीं, इस विधि को बिना बहस के संसद से पास कर दिया गया। सबसे बड़ी बात है, आपने संसद में जो उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं उनसे बिना बहस किए, आपने बिना इस चीज़ को लेकर के जो बहसबाजी होती है कि हाँ ये पास होना चाहिए नहीं होना चाहिए, आपने बिना बहस के पास कर दिया। इस तरह से आप ये संविधान की भी मर्यादा का उल्लंघन है, लोकतंत्र की जो परिभाषा है उसका ही उल्लंघन यहाँ पे किया जा रहा है। यह विधि ने उन राज्यों के साथ परामर्श नहीं किया जो महत्वपूर्ण हितधारक हैं। इसी के संबंध में 6 बड़े राज्यों ने अपनी विधायिका में इस कानून को रद्द कर दिया। देखिए ये भी सबसे
सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे जो 6 राज्य सरकारों ने इस कानून को क्या कर दिया, रद्द कर दिया, जबकि ये अधिकार उनको नहीं है। तो ये किस तरह का, अगर जो समवर्ती सूची के विषय पे अगर आप कोई कानून बनाते हो मान लो, तो वहाँ पे क्या है, अगर संसद पहले कानून बनाता है तो वो कानून लागू हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे राज्य सरकारों ने इसे रद्द कर दिया। यहाँ पे भी संविधान की मर्यादा का उल्लंघन किया जा रहा है। बजट सेम्स एन अपॉर्चुनिटी, मतलब जो बजट आ रहा है, आज पेश किया जा रहा है, तो क्या ये अपॉर्चुनिटी की तरह यूज किया जा सकता है। संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून को संसद द्वारा ही निष्प्रभावी बनाया जा सकता है। देखिए यही बात है, संसद ने बनाया तो वही इसको कैंसिल कर सकती है और किसी के पास ये अधिकार नहीं है। जबकि समझौता और बातचीत उस समय के उपाय हैं जब संसद स्थगित हो। सर्वोच्च न्यायालय ने 3 कृषि कानूनों के कार्यान्वयन को फिलहाल स्थगित कर दिया है और सरकार ने भी इस कानून को 1.5 साल के लिए अमल में लाने की पेशकश की है। सरकार इसे इसलिए लागू करने में देरी कर रही है कि 18 महीने बाद उत्तर प्रदेश की विधानसभा के आम चुनाव है। देखिए यहाँ पे राइटर ये बोल रहे हैं कि ये जो केंद्र सरकार अभी 18 महीने के लिए इसे स्थगित कर दिया कि हम इसे लागू नहीं करेंगे। तो यहाँ पे राइटर ये बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा के चुनाव हैं, उसके बाद इसे लागू कर देंगे। ये पहले क्या करना चाहते हैं, चुनाव जीतना चाहते हैं। नीड फॉर डाइवर्स ओपिनियंस, विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधित्व वाली एक संसदीय स्थायी समिति न केवल इसे अधिक वैधता प्रदान करेगी बल्कि राज्यों और राजनीतिक दलों के विविध मतों का प्रतिनिधित्व करने की अनुमति देगी। ये 1.5 साल का समय सरकार के लिए इस कृषि कानून के लिए राज्य सरकार व किसानों को अपने पक्ष में लेने का है, जो कि इसके लाभ से संबंधित हैं। यह देखिए यहाँ पे जो 1.5 साल हैं, ये राइटर बोल रहे हैं कि आप इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह यूज कर सकते हो। आप क्या करो, किसानों से बातचीत करो, प्लस इसके बाद जो राज्य सरकार है उनसे बातचीत करो, और यहाँ पे एक ऐसा कानून बनाओ, इसी में संशोधन करो, इसको कैंसिल करके नया कानून बनाओ जो सबकी सहमति से पास हो, न उनका नुकसान हो न उनका नुकसान है, प्लस आपकी आर्थिक जो वृद्धि दर है वो भी बढ़े इससे। ऐसा ना हो कि किसान डूबता जाए, रोज फांसी लगाए, और आप बस इंटरनेशनल रिपोर्ट्स हैं उसमें देखो कि हाँ हम दूसरे स्थान पे, हम तीसरे स्थान पे। यह एक ऐसा समय हो सकता है जब किसान और सरकार के बीच में विश्वास कायम हो सके, जो 1.5 साल रुका है, और एक सरकार जो कृषि विकास के लिए प्रतिबद्ध है और इसे बाजारी व्यवस्था से जोड़ना चाहती है, उसे अपनी गंभीरता और प्रतिबद्धता कृषि और इस देश के किसान के प्रति सुनिश्चित करनी चाहिए। देखिए सबसे बड़ी बात, संविधान पे ले लो आप, चाहे आप यहाँ से जो जनसांख्यिकी है उसको देख लो, तो आपको समझ में आ जाएगा सबसे ज़्यादा कौन सा वर्ग है, किसान वर्ग है, सबसे ज़्यादा असंगठित क्षेत्र के लोग हैं। तो आपको इनके लिए योजनाएं बनानी चाहिए जो इनका उत्थान कर सके। अमीर वर्ग जो है वो तो अमीर है ही, उसके पास सब सुख सुविधाएं हैं, और अमीर जो है उसका बच्चा अच्छा पढ़ेगा लिखेगा आगे जाएगा, लेकिन क्या गरीब है वो गरीबी के दलदल में धंसता जाएगा। तो आपको ऐसे नियम कानून बनाने चाहिए जो सबके फायदे के लिए हों, यह ना कि बस प्राइवेट सेक्टर को ही वो फ़ायदा दे। तो फ्रेंड्स ये था आज का कंप्लीट एडिटोरियल डिस्कशन, और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, प्लस इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकें, जिससे मैं आगे और भी ऐसी वीडियोज़ आपके लिए बना सकूं। और अगर आप इसकी PDF डाउनलोड करना चाहते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, वहाँ पर आपको ये सब PDF फ्री में दे दी जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।